हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनएक्सप्लोर्ड लिटरेचर। इस वीडियो में हम एक पोएम डिस्कस करेंगे जो कि है द पैशनेट मैन्स पिलग्रिमेज। इसे लिखा था सर वॉल्टर राली ने। तो सबसे पहले देखते हैं पोएट के बारे में और कैसा क्या हिस्टोरिकल बैकग्राउंड रहा था। सो वॉच टिल द एंड सो दैट यू वोंट मिस एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट। सबसे पहले बात करते हैं पोएट की। तो सर वॉल्टर राली का जो बर्थ है वो हेज बेल्टन में हुआ था, प्रोबेबली अराउंड 1554। एंड ही वॉज द मोस्ट कलरफुल और जो एक पॉलिटिकल पावरफुल मेंबर थे कोर्ट ऑफ क्वीन एलिजाबेथ वन के। एंड उनका जो सबसे पहला पोइट्री आया था वो 1576 के अराउंड आया था, जिसमें उन्होंने सटायर लिखा था द स्टील ग्लास के लिए। एंड ही ऑल्सो रोड द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड, जिसे जो हमारी लिटरेरी स्टडीज़ है उसके अंदर हिस्टोरिकल मास्टरपीस माना जाता है। He was beheaded outside the palace of Westminster on October 29, 1618। तो इनका कुछ जो कोर्ट की लाइफ है उसमें इशू हो गया था, तो जिसके बाद इनको एग्जीक्यूट कर दिया गया था। तो वो हम पूरी हिस्ट्री देखेंगे कि कैसा क्या इनका लाइफ रहा, पॉलिटिकल तरीके से इनके क्या क्या अचीवमेंट्स थे और कोर्ट के अंदर इनका क्या क्या एक पूरा स्टेटस क्या था। तो वो चीज़ें हम देखने वाले हैं जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है उसके अंदर। तो ये जो हमारे पोएट हैं सर वॉल्टर रिल, ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फिगर थे एलिजाबेथन एरा के अंदर, और उन्होंने बहुत ही एक लीडिंग रोल भी प्ले किया है इंग्लिश कॉलोनाइजेशन ऑफ नॉर्थ अमेरिका में। सप्रेस किए हैं रिबेलियंस आयरलैंड में एंड हेल्प डिफेंड इंग्लैंड अगेंस्ट द स्पेनिश आर्मेडा। तो मतलब इन्होंने पॉलिटिकल तरीके से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल्स प्ले किए हैं एलिजाबेथन एरा में। बहुत इनके अचीवमेंट्स रही हैं। ही सर्व्ड एज अ सोल्जर, तो इनका एक काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल रहा है एलिजाबेथन एरा के अंदर। एंड ही वॉज वन ऑफ द मोस्ट कलरफुल एंड पॉलिटिकली पावरफुल मेंबर, जो होते हैं ना एक बिल्कुल ही हाँ भाई राजा की नज़रों में चढ़े हुए, तो ऐसे ही क्वीन की नज़रों में थे बिल्कुल कि हाँ भाई ये बहुत अच्छा आदमी है, इसके अचीवमेंट्स बहुत अच्छे हैं। तो जो वॉल्टर रिल है हैज़ कम टू पर्सोनिफाई द इंग्लिश रेनेसां, तो इन्होंने पर्सोनिफाई कर दिया था इंग्लिश रेनेसां को। और ये बर्थ वाली चीज़ तो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि ही वॉज बॉर्न एट बेल्टन एंड 1554 के अराउंड। तो ये जो है हमारे पोएट, ये प्रोमिनेंट फैमिली से एसोसिएट करते हैं जो कि सी फेयरिंग के जो एक पूरा ट्रेड था उसके अंदर थी। तो उनके मिड टीन्स में इनकी जो एजुकेशन थी वो इंटरप्ट हो गई थी और कुछ वॉर की वजह से। तो क्या होता है कि ये इंग्लैंड आते हैं जब 1572 में, तो इन्होंने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर अपने जो 2 साल हैं वो कंप्लीट किए और फिर बाद में छोड़ दिया क्योंकि इनको लंदन जाना था स्टडी करने के लिए लॉ। तो इस तरीके से इनका कुछ लाइफ रहा कि भाई स्टार्टिंग में ही इनका जो पोएट्री वगैरह है उसको भी अप्रिसिएशन मिला। एलिजाबेथ के ये काफ़ी खास थे, कोर्ट में पूरा नाम था इनका, सभी लोग इनको एक ऐसी पर्सनालिटी मानते हैं कि भाई ये आदमी बहुत अच्छा है, इसके अचीवमेंट्स है काफ़ी ज़िंदगी में। की फर्स्ट पोएट्री आती है 1576 के अराउंड, और 2 साल बाद जो हमारे पोएट हैं उनके हाफ ब्रदर सर हम्फ्री गिलबर्ट ये नॉर्थ अमेरिका की तरफ जाते हैं, जो कि बहुत ही एक अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट था नॉर्थ वेस्ट पैसेज को फाइंड करने के लिए। तो 1580s में क्या रहता है कि इन्होंने ना इंग्लिश सप्रेशन था ना जो इंग्लैंड का, उसमें पार्ट लिया। फिर ये स्पेनिश इटालियन ट्रूप्स इनका मैसेकर रहा। तो वो इनके बारे में हमें क्यों जानना ज़रूरी है कि भाई इनकी लाइफ कैसी थी, क्योंकि ये पोएम इनकी लाइफ के बारे में है। तो इट इज़ काइंड ऑफ ऑटोबायोग्राफिकल चीज़ कि भाई एक ऑटोबायोग्राफी है इनकी, जिसमें वो बता रहे हैं कि भाई उनको कैसा फील हो रहा था जब उनका एग्जीक्यूशन हुआ एंड व्हाट काइंड ऑफ थॉट्स ही हैड एट द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन। तो वो चीज़ें हमें देखनी है, तो इसलिए हमें सबसे पहले देखना होगा कि उनकी लाइफ में क्या-क्या चीज़ें हुई थी। तो जब वो इंग्लैंड आते हैं तो उनको समन किया जाता है क्वीन एलिजाबेथ के द्वारा और इनको ऐसा एडवाइज़री ऑफ़िसर बना दिया जाता है। तो अब आप देख सकते हैं कि कितना इम्पोर्टेंट ये रोल प्ले कर रहे हैं पूरा कोर्ट के अंदर, पूरा क्वीन से इनकी जान-पहचान है अच्छे वाली, और एक इम्पॉर्टेंट मेंबर के तरीके से अपना ये जो काम है वो करते हैं। लेकिन जो मेजॉरिटी ऑफ रिल्स पोएट्री है जो इस टाइम में लिखी गई, वो यही था कि वो ना रॉयल फेवर से चल रही थी। मतलब ये होता है ना कि इंसान को पूरा अच्छा बैकअप रहता है, तो उनका यही था कि उनको क्वीन का बैकअप अच्छा था इसलिए इनकी पोएट्रीज चल रही थी। ऐसा कुछ ये नहीं था कि भाई हाँ ये कुछ खास कर रहे थे। तो यहाँ पे हमको रॉयल सपोर्ट देखने को मिलता है, जिससे भी पता लगता है कि भाई खास ही आदमी थे, क्योंकि क्वीन का सपोर्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एट दैट टाइम। आता है इनकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट। तो 1592 में क्या हुआ कि जो क्वीन है एलिजाबेथ, उनको पता लगता है कि पोएट ने शादी कर ली है ऐसा सीक्रेटली एलिजाबेथ थ्रॉकमॉर्टन से, जो कि एक रॉयल कोर्ट के मेंबर हैं। तो उस टाइम पे क्या हुआ कि जो क्वीन है वो बहुत गुस्सा हो गई इस चीज़ से कि भाई मुझे बिट्रे कैसे कर दिया इस आदमी ने।
तो इसकी वजह से क्या हुआ, इनको सेपरेट सेल था जो टावर ऑफ लंदन, वहाँ पे बंद कर दिया गया। कुछ महीने बाद इनको रिलीज़ कर दिया गया, लेकिन जो इनके सक्सेसर आए एलिजाबेथ के, जेम्स वन, वो इनको बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। तो इन्होंने इसके ऊपर और चार्जेस वगैरह लगा के एट द एंड इसको अक्टूबर 29, 1618 को इनका एग्जीक्यूशन ही करवा दिया एंड ही वॉज beheaded आउटसाइड द पैलेस ऑफ वेस्टमिनिस्टर। तो यहाँ पे इनका पूरा एग्जीक्यूशन हो गया था एंड ही जो क्वीन एलिजाबेथ है उनका फेवर इनके पास था, लेकिन एट द एंड उन्होंने उसको भी उससे कर दिया था। और जेम्स वन को तो ये बिल्कुल पसंद ही नहीं थे। तो अगर आपके पास रॉयल फेवर ही नहीं है, फिर आप नहीं टिक सकते एक जगह। तो उसकी वजह से दिस मैन डाइड एट द एंड। इस पोएम के अंदर बेसिकली जो नरेटर हैं वो डिक्लेयर करते हैं कि वो रेडी हैं बिगिन करने के लिए अपने पिलग्रिमेज को, कि जो उनकी सोल है वो ट्रेवल करने वाली है अब हेवन की तरफ। ही इमेजिन कि एक पिलग्रिमेज कैसा हो सकता है और हेवन कैसा दिखेगा, मतलब वो पूरी इमेजिनेशन लगा रहे हैं अपनी, कि जब वो वहाँ पे पहुँच जाएंगे तो उनको हेवन कैसा लगेगा, वहाँ पे क्या क्या चेंजेस मिलेंगे उनको, क्या वो अर्थ जैसा ही होता है। तो वो सारी चीज़ें आपको इस पोएम के अंदर देखने को मिलेंगी। और जो पोएट हैं वो एड्रेस भी करते हैं इवेंट्स को जो कि उनको इस प्रेजेंट कंडीशन में लेके आए हैं, कि भाई ये जो उनका एग्जीक्यूशन होने वाला है अभी, वो उसकी वजह क्या थी और क्या क्या सिचुएशंस बनी उनकी लाइफ में जिसकी वजह से आज वो इस कंडीशन में पहुंच चुके हैं। फिर वो अपने आप को प्रिपेयर करते हैं एक बहुत ही हैप्पी लाइफ के लिए जो कि डेथ के बाद उनको मिलने वाली है। तो ये इस पोएम का सेंट्रल आइडिया है जो कि आपको एट द एंड भी आपके दिमाग में होना चाहिए ताकि आप इस पूरी पोएम को समझ सकें। The passionate man's pilgrimage. Give me my scallop shell of quiet, my staff of fate to walk upon, my scrip of joy immortal dight, my bottle of salvation. तो वो ना खुद को प्रिपेयर कर रहे हैं पिलग्रिमेज के लिए। पिलग्रिमेज बेसिकली होता है एक तीर्थ यात्रा। तो मतलब वो क्या करें कि मैं डेथ के बाद ना हेवन की तरफ जब जाऊंगा तो मेरे पास क्या क्या होना चाहिए, तो उन सारी चीज़ों को देख रहे हैं। तो ही इज सेइंग कि मुझे ये सारी चीज़ें अरेंज करवाइए, जो मेरा फेथफुल लोग हैं जो मेरे पीछे चल सके, माई स्क्रिप ऑफ जॉय मतलब मेरा एक सर्टिफिकेशन जॉय का, इमोर्टल डाइट, बॉटल ऑफ साल्वेशन की एक बॉटल मिले मुझे जो कि मुझे साल्वेशन की तरफ लेके जाए, माई गाउन ऑफ ग्लोरी कि जो मैंने इतना अचीव किया है ज़िंदगी में वो सारी चीज़ें, होप्स ट्रू गेज कि जो मेरी होप्स हैं उनका ट्रू मेजरमेंट, एंड दस आई टेक माई पिलग्रिमेज। तो इस तरीके से मैं जो अपना पिलग्रिमेज है, जो अपनी तीर्थ यात्रा है, उसको हेवन की तरफ शुरू करूँगा। तो यहाँ पे जो पोएट हैं वो डिमांड करते हैं सारे इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स का, ताकि वो अपने जो पिलग्रिमेज है उसको पूरा कर सकें और हेवन तक पहुँच सकें। ब्लड मस्ट बी माई बॉडीज बामल कि जो ब्लड है ना वो मेरी बॉडी को हील कर रहा है। नो अदर बाम विल बी माइन कि कोई और चीज़ मुझे हील नहीं कर सकती। वाइल्स माई सोल लाइक अ वाइट फार्मर ट्रेवल्स टू द लैंड ऑफ हेवन कि जो मेरी सोल है ना वो मेरे साथ लैंड ऑफ हेवन तक ट्रेवल करने वाली है। ओवर द सिल्वर माउंटेन्स कि ओवर द क्लाउड्स एंड पूरा एक जो हमारा मिल्की वे है पूरा वो चीज़ें दिखा रहे हैं कि ओवर द सिल्वर माउंटेन्स मैं पूरा हेवन की तरफ जाऊँगा। वे स्प्रिंग द नेक्टर फाउंटेन्स कि जहाँ पर क्या है नेक्टर के फाउंटेन्स हैं। नेक्टर बेसिकली क्या होता है, एक स्वीट लिक्विड होता है, मतलब हनी बनने से पहले जो सॉल्यूशन होता है ना एक पूरा लिक्विड, उसे नेक्टर बोलते हैं। तो बोल रहा है कि वहाँ पे तो ना नेक्टर के एक शहद के झरने बह रहे होंगे। तो एक फैंटेस्टिकल सा वर्ल्ड वो इमेजिन करता है कि हेवन तो ऐसा होने वाला है और मैं डेथ के बाद एक बहुत अच्छी ज़िंदगी जीने वाला हूँ। फिर वो आगे बोलते हैं एंड देयर आई विल किस द बाउल ऑफ ब्लिस कि वहाँ पे मैं किस करूँगा ब्लिस के बाउल को। बाउल होता है कटोरा एंड ब्लिस इज परफेक्ट हैप्पीनेस कि मैं परफेक्ट हैप्पीनेस के जो बाउल है ना उसको किस करूँगा। इसका मतलब है कि मुझे वो चीज़ अचीव हो जाएगी डेथ के बाद। एंड ड्रिंक माई इटर्नल फिल ऑन माई मिल्क इन हिल माई सॉल विल बी अ ड्राई बिफोर बट आफ्टर इट विल नेवर थर्स्ट मोर कि मैं इतना सेटिस्फाई हो जाऊँगा, मेरी सोल इतनी सेटिस्फाई हो जाएगी ना उस बाउल को किस करने से, ड्रिंक करने से, जो कि एक वहाँ पे इटर्नल मुझे उसके अंदर फिल मिलेगा, मतलब जो ड्रिंक मिलेगी मुझे वहाँ पे, मतलब कि हेवन में जाने से जो मेरी पूरी सॉल है, मेरा पूरा बॉडी माइंड सब कुछ, वो चीज़ें बहुत ही सेटिस्फैक्टरी फील करेंगी। बट आफ्टर इट विल नेवर थर्स्ट मोर कि उसके बाद मुझे कभी भी अनसेटिस्फैक्टरी फील नहीं होगा। एंड बाय द हैप्पी ब्लिसफुल वे मोर पीसफुल पिलग्रिम्स आई शेल सी
कि मेरी जो आत्मा है वो इतनी खुश हो जाएगी उस चीज़ से, मुझे परफेक्ट हैप्पीनेस मिल जाएगा और उसके बाद तो मैं ऐसी-ऐसी बहुत सारी ट्रैवल्स करने वाला हूँ और मुझे हेवन में एक जो पूरा सैटिस्फैक्टरी चीज़ें हैं ना वो अचीव होंगी। तो दैट विल बी द रियल लाइफ़ कि जो डेथ के बाद लाइफ़ होगा ना, दैट विल बी द एक्चुअल लाइफ़। यहाँ पे कुछ लाइफ़ नहीं था, यहाँ पे करप्शन था, उसने उसको मरवा दिया, ये पॉलिटिकल अपहेवल्स हो गए, वॉर्स हो गए, ये कोई जीवन नहीं है। द एक्चुअल लाइफ़ इज़ आफ्टर द डेथ, जब हमें सारी ब्लिसफुल चीज़ें मिलेंगी। मोर पीसफुल पिलग्रिम्स आई शैल सी, कि मैं वहाँ पे और सारे लोगों को भी देखूँगा जो कि मेरी तरह आए हैं। दैट हैव शोक ऑफ देयर गाउन्स ऑफ क्ले, जिन्होंने जो अपना पूरा एक अर्थली लाइफ है ना वो उस चीज़ को त्याग चुके हैं। एंड गो अपैरल्ड फ्रेश लाइक मी, और मेरी तरह अब उनकी जो आत्मा है वो बिल्कुल प्योर हो चुकी है और उनका जो एक सेटिस्फैक्टरी लेवल है, मतलब वो एक सेटिस्फैक्टरी लेवल पे है। यहाँ पे उनके मन में ये नहीं है कि हाँ ये भी अचीव करना है, वो चीज़ें भी पानी है, तो एक वो चीज़ नहीं है, वो अर्थली लाइफ में नहीं है, दे आर इन हेवन और वो सेटिस्फाइड बीइंग्स हैं। आई विल ब्रिंग देम फर्स्ट टू स्लेक देयर थर्स्ट, कि मैं उनको लेके आऊँगा यहाँ पे, जैसे कि मेरा थर्स्ट यहाँ पे सेटिस्फाई हुआ ना, उनका भी मैं करवा दूँगा। एंड देन टू टेस्ट दोस नेक्टर सकेट्स एट द क्लियर वेल्स वेयर स्वीटनेस ड्वेल्स, कि उसके बाद हम ये जो नेक्टर है ना उसको टेस्ट करेंगे जो कि यहाँ पे पूरा झरने में बह रहा है। एट द क्लियर वेल्स, और वेल्स के अंदर भी है, वे स्वीटनेस ड्वेल्स, जहाँ पे स्वीटनेस बसती है। ड्रोन बाय द सेंट्स इन क्रिस्टल बकेट्स, और जो यहाँ पे सेंट्स है ना उन्होंने इनको क्रिस्टल बकेट्स के अंदर भरा है, मतलब जो उनका ज्ञान है, जो उनका नॉलेज है, एक जो उनका पेशेंस लेवल है या फिर जो उनकी सिद्धियां हैं, उनकी वजह से ये चीज़ें हैं। और असली जो लाइफ है हम उसको अब जीने वाले हैं हेवन के अंदर। फिर आगे वो बोलते हैं, एंड व्हेन आवर बॉटल्स एंड ऑल वी आर फिल्ड विद इमोर्टैलिटी, कि जब हम सारे इमोर्टैलिटी से भर जाएंगे, हमारा पूरा सोल भर जाएगा इमोर्टैलिटी से, देन द होली पाथ्स विल ट्रेवल श्रूड विद रबीज थिक एज ग्रेवल, कि फिर हम अपने जो होली पाथ है, जो पवित्रता का रास्ता है, उसके ऊपर चलेंगे जो कि बहुत ही सुंदर होगा, रूबीज से भरा हुआ, सीलिंग्स ऑफ डायमंड, सफायर फ्लोर्स, हाई वॉल्स ऑफ कोरल एंड पेरल पर्ल बावर्स। तो कह रहे हैं कि वो बहुत ना वहाँ पे जो महंगे ज़ेवरात हैं उनसे सारा डेकोरेशन होगा, फ्लोर सफ़ायर का होगा, सीलिंग डायमंड का रहेगा, जो वॉल्स हैं वो कोरल की रहेंगी और जो बावर्स हैं वो पर्ल्स के रहेंगे। तो इस तरीके का जो पूरा हेवन रहेगा, बहुत ही ब्यूटीफाइड सा एक इमेज यहाँ पे दिखाया गया है कि कितना सुंदर रहेगा हेवन। एंड देन्स टू हेवंस ब्राइबलिस हॉल वेयर नो करप्टेड वॉइसेस ब्रॉल, कि और जो हेवन है उसका होल बहुत ही ब्राइबलेस है, मतलब वहाँ पे कोई करप्ट नहीं है, कोई तुमसे रिश्वत नहीं लेता है और ना ही वहाँ पे आपको करप्शन की आवाज़ें आती हैं। ब्रॉल का मतलब होता है झड़प, ठीक है? तो आपको वहाँ पे ऐसी भी कोई आवाज़ें नहीं आती कि भई हाँ, आप किसी को बोल रहे हैं कि आप मेरा काम बनवा दीजिए और हम आपको पैसा देंगे, तो वो चीज़ें कुछ नहीं चलती यहाँ पे। तो वो यहाँ पे किस चीज़ को पॉइंट आउट करना चाहते हैं कि जो कोर्ट था ना एलिज़ाबेथ का, वहाँ पे बहुत ज़्यादा करप्शन होता था। ठीक है? तो उस चीज़ को वहाँ पे पॉइंट आउट कर रहे हैं ये कि हेवन में ऐसा कुछ नहीं होने वाला, हेवन बहुत सुख शांति से मैं जीवन बिताऊँगा यहाँ पे। नो कंसाइंस मोल्टन इनटू गोल्ड, नो फोर्स्ड एक्यूजर्स बॉट एंड सोल्ड, कि ना यहाँ पे कंसाइंस है जो उसको मोल्ड किया जाता, ना किसी पे झूठे आरोप लगाए जाते, ना किसी को ये यहाँ पे बॉट एंड सोल्ड का मतलब है देखो क्या होता है कि आप किसी को भी पैसा-वैसा दे के अपनी साइड कर लेते हैं, तो वो चीज़ कह रहे हैं यहाँ पे कि यहाँ पे किसी को ऐसा नहीं हो रहा है, यहाँ पे सब चीज़ें अच्छी हैं, एवरीथिंग इज़ प्योर एंड क्लियर। No course deferred, nor vain spent journey, for there Christ is the king's attorney, क्योंकि यहाँ पे क्राइस्ट रूल करते हैं। यहाँ पे जो अटर्नी है वो कौन है? क्राइस्ट हैं, और क्राइस्ट के रूल में ये चीज़ें नहीं चलती। Who pleads for all without degrees and he hath angels but no fees, कि ये कुछ फीस नहीं लेते, ही जस्ट गिव यू ब्लेसिंग्स एंड ये चीज़ें चलती हैं। यहाँ पे करप्शन का कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। आगे वो इमेज प्रेजेंट करते हैं हमारे सामने पूरा ऐसा जस्टिफिकेशन का कि कैसे एक जस्टिस का सिस्टम चलता है। When the grand 12 million jury of our sins and sinful fury against our souls black verdicts give, Christ pleads his death and then we live, कि जो क्राइस्ट हैं वो अपनी डेथ को प्लीड करते हैं और हमें जीना मतलब जीते रहने देते हैं। इसका मतलब है कि जो हमारे पाप हैं वो वहाँ पे धुलते हैं, हमारे जो सोल्स हैं सारे हमारे अच्छे कर्म, बुरे कर्म वहाँ पे गिनवाए जाते हैं, तो वो इमेज यहाँ पे प्रेज़ेंट किया गया है। बी दाउ माई स्पीकर टेंटलेस प्लीडर, कि मेरे स्पीकर बनिए, एंड टेंटलेस प्लीडर, कि परफेक्ट जो एक वो प्लीडर रहते हैं, अनब्लॉटेड लॉयर
ट्रू प्रोसीजर, कि बहुत ही ट्रू प्रोसीजर रहता है, एक प्योर परफेक्ट वो लॉयर है। दाउ मूव इज साल्वेशन इवन फॉर एल्म्स, कि एक साल्वेशन रहता है पूरा चैरिटी टाइप्स में, नॉट विद अ ब्राइब्ड लॉयर्स पाम, कि वहाँ पे कोई ब्राइब नहीं करना पड़ता आपको लॉयर को। यहाँ पे क्राइस्ट आपको मतलब ऐसे अपनी इच्छा से ही बहुत प्यार से, यू बीइंग देयर हिज चाइल्ड, वो आपको इसलिए डिफेंड करते हैं। यहाँ पे आप किसी लॉयर को ब्राइब नहीं कर रहे कि भाई तू मुझे डिफेंड करा के। तो यहाँ पे ऐसे ही दिखाया गया कि भाई जो हेवन का चीज़ है ना, जो हेवन का लाइफ है, हेवन का पूरा सिस्टम है, वो करप्ट नहीं है, वो ब्राइबलेस है, और वहाँ पे सारी चीज़ें अच्छी होती हैं। लेकिन जो अर्थली कोर्ट है, वहाँ पे सब कुछ करप्ट है। एक आदमी दूसरे को मारना चाहता है, अपनी पावर के लिए वहाँ पे ट्रबल्स हो रहे हैं। लोग एक दूसरे के पावर को छीनना चाहते हैं। तो वो जो छीना-झपटी की चीज़ें हैं ना, वो यहाँ पे हो रही हैं कोर्ट लाइफ में। तो उसको उन्होंने पॉइंट आउट किया है इस पैराग्राफ में। तो उसके बाद वो बोलते हैं, एंड दिस इज़ माय इटर्नल प्ली टू हिम दैट मेड हेवन अर्थ एंड सी, कि ये मेरी प्रार्थना है उससे जिसने पूरे स्वर्ग को, अर्थ को और सी को बनाया है। सीइंग माई फ्लैश मस्ट डाई सो सून, कि अब मैं बहुत जल्दी मरने वाला हूँ। एंड वॉन्ट अ हेड टू डाई नेक्स्ट नून, कि मेरे जो सिर है उसको मेरी बॉडी से अलग कर दिया जाएगा। जस्ट एट द स्ट्रोक व्हेन माई वेन स्टार्ट एंड स्प्रेड, सेट ऑन माई सोल एंड एवर लास्टिंग हेड। तो वो यही बात बोल रहे हैं, यहाँ पे पूरा एक हॉरिफाइंग सा इमेज दिखाया गया है कि जब मेरी जो नसें हैं वो ऐसे फैल जाएंगी, तो मेरा जो सोल है ना, एवरलास्टिंग तरीके से मेरा हेड उस पे रेस्ट करेगा, ना कि मेरी बॉडी पे। मतलब अगर मेरी बॉडी से मेरे सिर को अलग कर दिया जाए, वो फिर भी मेरी सोल के अंदर फिर भी एग्जिस्ट करता है, एंड यू कैन नॉट सेपरेट दैट। एंड देन आई एम रेडी लाइक अ पामल फिट, और मैं एक पिलग्रिम की तरह तैयार हूँ टू ट्रेड दोस ब्लेस्ड पाथ्स विच बिफोर आई रेड, उन कमांड्स को, उन पाथ्स को फॉलो करने के लिए जिनको पहले मैं मतलब ऐसा ही मानता था कि ये क्या ही चीज़ें हैं। तो अब उन चीज़ों को मैं कमांड मतलब जो फ़ॉलो करने के लिए तैयार हूँ। एंड नाउ आई एम ऑन माय वे टू द पिलग्रिमेज, मतलब कि मैं अपने हेवन की जो यात्रा है उसके लिए तैयार हूँ। मैंने सारे जो चीज़ें हैं उनको भी गैदर कर लिया है, जो स्टार्टिंग के पैराग्राफ में उन्होंने बताई थी ना कुछ चीज़ें। तो ही हैज़ गैदर्ड ऑल द थिंग्स, एक तरीके से जो भी उन्होंने बातें बोली थी। सो यहाँ पे हमारी जो ये पोएम है वो कंप्लीट होती है। आई होप आपको समझ आई होगी। फिर भी कोई क्वेश्चन है तो उसे आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। एंड आई विल बी कवरिंग पूरा फर्स्ट सेम का, ये जो फर्स्ट ईयर का आपका सिलेबस है, मतलब सेकंड सेम का सिलेबस। तो स्टे कनेक्टेड फॉर मोर सच इंटरेस्टिंग वीडियोस, एंड ऑल्सो you can comment down your requested topics. I'll make video for that. So thank you so much for watching till the end. I'll meet you in the next video. Till then, take care, stay happy, stay healthy.